तो वार्म वेलकम टू योर आवर यूट्यूब चैनल इकोस्टर क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा 6 सितंबर का दिन है और इससे ठीक एक दिन पहले 5 सितंबर की वो तारीख जिसमें हम लोग अपने शिक्षक दिवस को मनाते हैं। कहे तो इन्हीं या कहे तो कल के दिन ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था और उन्हीं के नाम चिन्हों पे, उन्हीं के कर कमलों की वजह से हम लोग शिक्षक दिवस को अपने रूप या कहे तो अपने समाज में इसको अच्छी तरीके से मनाते हैं। कल का दिन भी हमारे लिए बेहद ही खूबसूरत दिनों में एक था, क्योंकि इस दिन हम अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ के सारे कोचिंग संस्थान जो हम या तो छोड़ चुके या तो फिर से वहाँ पे अपनी सेवा को दे रहे हैं, वो दोनों जगह हमारा भ्रमण हुआ। वो दोनों जगह गए, उन पुराने बच्चों भाइयों उन लोग से भी मिले और उनके बाद हमारे इधर जिसमें हम खुद अभी कंटिन्यू किए हुए अपने पढ़ाने या कहें तो टीचिंग प्रोफेशन को, उसमें भी हम गए और वहाँ पे भी हम ढेरों सारे बच्चों जो रोज़ाना मिलते थे फिर से उन खास मौक़ों पे उनसे मिलना हुआ। और इस वजह से काफ़ी थक जाने की वजह से 5 सितंबर को आपके सामने या कहें तो आपके साथ शिक्षक दिवस मनाने में असमर्थ हो चुके थे। बिल्कुल शरीर मतलब 3-4 जगह ऐसा था जहाँ 3-4 जगह घूमना फिरना हुआ, उन सब के साथ फ़ोटोज़ भी है, लेकिन वो सारा फ़ोटोज़ शेयर नहीं किया जा सकता है पब्लिकली, क्योंकि उनमें अक्सर लड़की लोग हैं, तो हम वो सब फ़ोटोज़ पब्लिकली कहीं नहीं डालते हैं। इस वजह से ना ही हमारे इंस्टाग्राम पे, ना ही हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे या कहे तो फेसबुक या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा इस दिन का 5 सितंबर का जो हमारा शिक्षक दिवस का एक भी सिंगल फ़ोटो अकेले में नहीं है। इस वजह से हम शेयर नहीं कर पाए। और तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए लेकिन यही कहना है कि शिक्षक दिवस तो मेरे लिए तो दोहरा मौका है। दोहरा मौका ऐसे है क्योंकि हम इस स्टेज पे हैं, वैसे हर आदमी इस स्टेज पे रहता है कि जिनको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और वो कुछ न कुछ सिखाते हैं। हर पल हर क्षण ऐसा सिलसिला ये चलते रहता है इस दुनिया में। हम इसी पल इसी क्षण किन्हीं को सिखाते हैं और इन्हीं पल हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो समय तो खुद एक सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन वो सबसे बड़ी शिक्षक जो कि माँ के रूप में होती है, उनको भी कल याद किया गया। उनको भी आप लोग ढेरों सारा माँ को उस दिन भी याद करना चाहिए। माँ के लिए तो हर दिन होता है, लेकिन वो दिन शिक्षक दिवस के दिन भी माँ को याद किया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षक दिवस के दिन भी माँ को, और फिर माँ का तो आशीर्वाद जीवन भर बना रहेगा। उसके बाद फिर जो हमारे प्रभु राम जो हो इस पूरी दुनिया समस्त संसार को चला रहे हैं, उनका भी कल शिक्षक दिवस पे उनसे भी प्रार्थना आशीर्वाद लिया गया। फिर अपने गुरुओं से उनसे भी आशीर्वाद लिया गया और फिर हमको भी आशीर्वाद देना था। हमने भी किसी को आशीर्वाद दिया, ढेरों सारा आशीर्वाद दिया, दिल खोल के आशीर्वाद दिया, जिसके बदले में या कहे तो प्रेम स्वरूप पेन, कहे तो कलम की कमी नहीं है। टीचर्स डे का दूसरा नाम पेन डे भी है, कलम का दिवस भी है। वैसे ढेरों सारा कलम हो चुका है, जिस कलम को यूज़ किया तो जाएगा, लेकिन वो उस कलम से लिखने का जो एक अलग से जो सोच, उस कलम से लिखने का एक जो खुशी, वो अलग खुशी देता है कि ये कलम किन्हीं के द्वारा दिया गया है, वो कलम किन्हीं के द्वारा दिया गया। और ये कलम सिर्फ कलम नहीं, बहुत कुछ है एक शिक्षक के लिए। तो वो जो एक शिक्षक की भूमिका में वो कलम जो हमें मिला गया, उस कलम के लिए भी जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो हमको देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं, वैसे तभी ज़्यादातर ऑफलाइन वीडियो ही हम जो ऑफलाइन जहाँ पढ़ा है उन्हीं सब बच्चों के पास हमारा वीडियो जा रहा है। लेकिन एक नया स्टूडेंट जो कहे तो जिनका नाम गर्वित अग्रवाल है, उनका ये कहना था कि सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेम बुक वो भी बना रहे हैं
और आज से ठीक साथ 10 दिन पहले वो हमसे जुड़े, हमारे नए मेंबर बने हमारे इकोस्टर क्लासेस पे, और उन्हीं के रिक्वेस्ट पे वो हमसे कुछ सवाल भी किए थे, उनका भी वीडियो सॉल्यूशन बना था, वो भी उसको सेंड किया जाएगा और वो भी आपके यूट्यूब पे आएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल सवाल के एक नए प्लेलिस्ट में वो सेव कर दिया जाएगा। और उनका ये कहना है कि ये आपका भी सजेशंस में चाहिए कि वो गर्वित अग्रवाल बाबू का ये कहना है कि इस चैप्टर के ठीक बाद आपको पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर स्टार्ट करना है, और पॉलिनोमियल भी तो आप उससे परिपूर्ण या कहें तो उनको अच्छी तरीके से जाने होंगे, व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड पूरी इसके बारे में सारा डिटेल्स, वो भी हमारे इस चैप्टर के बाद उसको पॉलिनोमियल को स्टार्ट किया जाएगा और उसको भी सुचारू रूप से आपके सामने समक्ष रखा जाएगा। तो ज़्यादा आपका नहीं समय लेते हुए 34 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो नियम के अनुसार सवालों को पढ़ा जाएगा। 34 आलोक बोरोड ए सर्टेन सम ऑन 9 July 2006 and paid an amount of 438 which included an interest of 6 on 8 November 2006. Find the rate of interest charged to आलोक per annum। कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ खेल यही चीज़ का है, सवाल तो आपके सामने होगा ही इधर या इधर, तो सवाल में कुछ ज़्यादा है नहीं, सवाल में बस एक चीज़ है जो कि बेहद इम्पोर्टेंट यहाँ मायने रखती है, उसे हम लोग टाइम पीरियड, ये जो बताया गया ये पूरी तरीके से एक कैलेंडर के या कहे तो कैलेंडर का या कहे तो डेट के रूप में आपके सामने दिया गया, उसका यूज़ करके हमको उस सवाल को बनाना है। तो 34 नंबर का सवाल हम लोग पहले जो डाटा है उसको देख लेते हैं। पी की वैल्यू वो हमारे पास नहीं है, जबकि ए की वैल्यू दिया हुआ है 438 रुपीज़ और इंटरेस्ट के तौर पे 6 रुपये दिया हुआ है, इंटरेस्ट के तौर पे 6 रुपये दिया हुआ है। और अगर रेट की बात करें, तो रेट हमारा यहाँ पे रेट भी या कोई रेट हमको निकालना है, और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमारे पास 9 जुलाई 2006 से 8 नवंबर 2006 तक दिया गया है। सारा सवाल का जो डाटा यहाँ आपके पास है। अब इसमें से हमको यहाँ निकालना है कि व्हाट इज रेट पर एनम, रेट निकालना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी या तो कहे तो सिंपल इंटरेस्ट या कहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में से किसी का जिक्र अगर नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये 100% एसआई कहे तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो इस सवाल को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मानकर बनाएंगे। तो देखा जाए तो एसआई की जो वैल्यू होगा, सबसे पहले एक फॉर्मूला जो अमाउंट बराबर हो जाता है पी प्लस इंटरेस्ट, यहाँ से सवाल आपका बन रहा है। और अगर अमाउंट की बात करें तो ये 438, पी की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं, इंटरेस्ट की वैल्यू भी 6 है और यहाँ से पी की वैल्यू 438 माइनस 6 इक्वल टू 432 रुपीज़ आ चुका है। ये आ चुका है 432 रुपीज़, जो कि पी का रूप है, तो पी है प्रिंसिपल इज 432 रुपीज़। अब उसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो देखिए एक बार गौर से अगर देखा जाए टाइम पीरियड को अब गौर से देखें, क्योंकि टाइम पीरियड एक नियम होता है एसआई में। एसआई के फॉर्मूला में एक नियम ये होता है कि P इंटू आर इंटू टी बाय 100, और इस टी की जो वैल्यू होगा यहाँ पे रखा जाएगा वो हमेशा ईयर में होगा, कहे तो साल में होगा, ईयर में होगा। तो ईयर के लिए हमको यहाँ तो डेट दिया गया है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम गौर से देखें 9 जुलाई, और एक बात और याद रखना है कि जिस दिन पैसा लिया जाता है और जिस दिन पैसा लौटाया जाता है उन दोनों डेट को भी जोड़ना जरूरी रहता है। मतलब 9 जुलाई को भी जोड़ेंगे और अंतिम का जो डेट 8 नवंबर है उनको भी जोड़ना है इस पूरे कार्यक्रम में। तो अगर देखा जाए 9 जुलाई और उसके बाद 9 जुलाई से 9 जून, जुलाई के बाद होता है अगस्त,
9 जुलाई से 9 अगस्त, और फिर उसके बाद हमारे पास 9 सितंबर, और फिर उसके बाद 9 अक्टूबर, और फिर उसके बाद 9 नवंबर, या कहे तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ 1 महीना हो गया, यहाँ से यहाँ 2 महीना हो गया, और यहाँ से यहाँ 3 महीना हो गया, और यहाँ से यही 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 जुलाई से उस दिन को भी जोड़ना है और अंतिम 8 को भी जोड़ना है, मतलब 8 के रात तक जोड़ना है। यहाँ 8 में हम लोग लिख सकते हैं, और कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा 4 महीना हो जाएगा। ये हमारा 4 महीना, कुल मिला के 4 महीने तक ये काम को किया जा रहा है। तो इसी में अगर देखा जाए तो 9 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये मिला करके 4 महीना, 9 जुलाई से 9 अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर जाके नवंबर, तो 4 महीने का पूरा खेल हो जाता है। और इस दिन को यहाँ पे जोड़ना है, 9 को भी जोड़ना है, और 8 को पूरा जब जोड़ दिया जाएगा, 24 घंटा 8 जोड़ दिया गया है, 24 घंटा 8 जोड़ दिया गया, मतलब 8, ये यहाँ करने का मतलब ये है कि जो ये 8 तारीख है और इसका जो 12 बज गया, मतलब पूरा रात बीत गया, मतलब अब दूसरा दिन चढ़ेगा यहाँ 9 जुलाई, तो वही कह रहे हैं कि जो 8 को तो जोड़ दिया, और 8 को जोड़ करके जो आखिरी बचा वो 9 जो डेज का, दिन का तारीख है, वो नहीं, 9 को नहीं जोड़ा गया है और 8 पूरे तक को जोड़ा गया। इस वजह से ये 4 महीने तक का एकदम टाइम पीरियड हमारे पास बनता है। और अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो वो 4 महीना है। तो अब इसको, इस हॉल को या कहीं तो पूरे को एक तरह से 4 मंथ के रूप में बता सकते हैं। और मंथ को अगर ईयर में, क्योंकि इसका नियम है कि ये हमेशा साल में चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, इस वजह से 4 मंथ को हम लोग 4/12 ईयर लिख सकते हैं, और ये बाद में जाके 1/3 ईयर के रूप में अपने आप को बताएगा। कहने का मतलब टाइम पीरियड लगा वो 1/3 ईयर का टाइम पीरियड हमारे पास शुरू हुआ है। तो अगर SI निकालने के लिए, SI में R निकालने के लिए SI दिया गया है जो कि हमारे पास यहाँ है, P की वैल्यू जो कि यहाँ है, R निकालना T की वैल्यू जो यहाँ है। तो अब हमारा पूरा जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो इस सवाल या कहीं तो पूरा जो ध्यान रहेगा वो इस फॉर्मूला पे डाटा को पुट करने में जाएगा। तो SI की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि SI की वैल्यू 6 है। P की वैल्यू P की वैल्यू तो हमारे पास 432 है। R की वैल्यू तो हम नहीं जानते, और T की वैल्यू 1/3 है, और ये 3 नीचे में डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो ये 3 से कैंसिल हो जाता है, और 3 से कैंसिल हो, अच्छा इसको पहले 6 से कर देते हैं, 6 से कैंसिल हो जाने पर 7 हो जाएगा, 7, हाँ 7 2 जाए। अब इसको 3 से कट किया जाए तो 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 1 = 24R/100, और आगे देखा जाए तो ये 100 = 24R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। और R की वैल्यू यहाँ पे 100/24 आ जाएगा, और अगर 4 से काटा जाए तो 24, अगर 4 से काटा जाए तो 6, और जो फाइनल आंसर 24/6 % हमारा यहाँ आंसर बन जाता है। और आंसर हम देख लेते हैं। आ तो चुका ये आंसर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला गया है, और ये हमारा परसेंट हो जाएगा 4 इंटीजर 1/6%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया है। और ये 34 नंबर का सवाल यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे मेन मुद्दा जो था सवाल का वो ये है, ये जो है यही मेन मुद्दा है। इसको आप लोग किस तरह से डील कर सकते हैं वो देखना है। तो 34 नंबर का सवाल हमारे सामने बनता है, वो 35 की ओर हम लोग हाँ तो 35 नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं, और 35 नंबर का सवाल हम लोग पहले पढ़ेंगे।
पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं। 35 में दिए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4500 इन 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स एक 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सम। अच्छा कोई क्या दे दिया है, क्या दे दिया है 35 मिनट के बाद हमको लगता नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन बना देते हैं। अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, सर्टेन अमाउंट की वैल्यू दिया गया है और अमाउंट की वैल्यू ये हमारे पास है और टाइम जो है वो ये हमारे पास है। रेट की वैल्यू, तो रेट की वैल्यू 20% दिया गया है और पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है फाइंड द सम, करने का मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे जो पूरा खेल SI के रूप में चल रहा है तो ये बताना, इसमें तो डबल फॉर्मूला का यूज आएगा। डबल फॉर्मूला को देखा जाता है, अमाउंट बराबर हो जाता है SI प्लस P। अमाउंट की वैल्यू हमारे पास ये हो गया और SI की वैल्यू तुमको नहीं मालूम है और P हमको निकालना है। अच्छा P हमको निकालना है तो हम एक काम करते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। SI, तो SI की वैल्यू हमारे पास अमाउंट जो कि 4500 माइनस P है, तो ये हमारा SI की वैल्यू। और SI का एक और फॉर्मूला हमारे पास जो होता है P इंटू R इंटू T बाई 100 और यहाँ पे अगर देखा जाए तो SI तो हमारे पास कुछ है नहीं, वो तो SI का SI ही है। P की वैल्यू हमको निकालना है, R की वैल्यू हमारे पास 20% और T की वैल्यू यहाँ पे 5/2, ये 2 इंटू 100, ये 2 नीचे शिफ्ट जाता है, आपको बार बार बताया गया कि 2 जो हमारा नीचे शिफ्ट हो जाता है, ये 2 हमारा 10 और ये हमारे पास 50p/100 हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इस SI के जगह पे ये जो SI की जो वैल्यू आया है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यार कहें तो हम इसको क्या का मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं सेकेंड और ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि पुट सेकेंड इंटू इन फर्स्ट में हम लोग सेकेंड को पुट कर देते हैं, मतलब इसको उठा करके यहाँ पे रख देते हैं और ये SI की वैल्यू 50/P, ये SI की वैल्यू 50/P लिख सकते हैं। तो यहाँ 50p/100 इक्वल टू हो जाएगा 4500 माइनस P। वैसे तो हमको यहीं कट कर देना चाहिए, लेकिन हमको लगा कि कुछ कैलकुलेशन बन सकता, तो कुछ या काटी या नहीं काटी बात तो बराबर, लेकिन अंतिम में तो सबको कटना ही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इधर आएगा, ये प्लस में P है इधर, आज इसको काट ही देते हैं, 2 हो जाएगा। तो आगे अगर देखा जाए तो P/2 इक्वल टू 4500 माइनस P, ये माइनस P इधर आके आ जाएगा प्लस P, तो आगे P प्लस P/2 इक्वल टू 4500, ये P 2P 3P, आगे और देखा जाए तो 3P/2 इक्वल टू 4500, इसको यहाँ से कैंसिल किया जाए तो ये बनता है और P की वैल्यू फाइनली 2 इंटू 1500 जो कि 3000 का रूप ले लेता है। और यहाँ 3000 रुपीज़ ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही होता है। ये सब सवाल कोई बड़ी बात है नहीं, ये सब सवाल बहुत छोटी बात है जो आपके सामने रखा गया। ये सब सवाल बनाने में इसलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि आपको समझाना है, नहीं तो ये सब सवाल आपके लिए भी और हमारे लिए भी तो बहुत आसान है। 35 का सवाल यहाँ होता है कंप्लीट और 36 का हमको लगता है कि कोई बनाना उसमें है नहीं, तो उसको सिर्फ पढ़ते हैं। 36 का भी सवाल आपके सामने यहाँ लग जाएगा। 36 में a certain sum was lent at R% per annum at compound interest for 2 years. In which of following cases would it fetch the maximum interest? अच्छा कोई बड़ी बात नहीं, मतलब 2 years के लिए कोई अमाउंट लिया गया, रेट उनका निर्धारित R% है। ये कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन उसमें से कौन सा ऑप्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा।
या कहे तो ज़्यादा अमाउंट बनेगा। कहने का मतलब ज़्यादा ब्याज किस नियम को लागू किया जाए जिसमें बन सकता है। तो वो चारों ऑप्शन भी आपके पास होगा, यहाँ या इधर होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहला है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एनुअली। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली इंटरेस्ट फिर कैलकुलेट किया जा रहा है क्वार्टरली, या फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है 3 टाइम्स ए ईयर। तो अगर देखा जाए तो बहुत आसानी है, कन्वर्जन पीरियड का खेल है ये, तो आप देख ही चुके हैं। कन्वर्जन पीरियड का जो खेल है वो आपको हम बता चुके थे पहले कि कन्वर्जन पीरियड असल में है क्या। जितनी बार हम लोग सीआई को कैलकुलेट करेंगे उतना ज़्यादा ब्याज बनेगा। जितना ज़्यादा हम लोग जितने साल में जितना हर एक महीना अगर कैलकुलेट किया जाए तो और ज़्यादा ब्याज बनेगा। अगर हम लोग साल में दो बार कहें तो 6 माही या कहें तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो उससे कम बनेगा। जितना ज़्यादा हम कैलकुलेट करें उतना ज़्यादा सीआई हमारा या कहें तो इंटरेस्ट बनेगा। तो यहाँ अगर साल में एक बार कैलकुलेट किया जाए तो ज़्यादा तो एक बार कैलकुलेट किया जाए तो पैसा तो बनेगा, लेकिन उससे जो ज़्यादा होगा जो कहे तो एक बार कैलकुलेट करने पे सबसे ज़्यादा सीआई या कहे तो इंटरेस्ट नहीं बन सकता। फिर दूसरी बार अगर मतलब साल में 2 बार कैलकुलेट किया जाए या कहे तो हाफ ईयरली में कैलकुलेट किया जाए तो ईयरली से ज़्यादा बनेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं बनेगा एज कंपेयर टू हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देख रहे हैं। तीसरा हम कह रहा है कि क्वार्टरली, कहने का मतलब साल में 4 बार हम लोग अगर इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। सबसे पहला नियम था कि साल में 1 बार जिसको ईयरली कहते हैं, दूसरा था साल में 2 बार जिसको हाफ ईयरली कहते हैं, इसको हाफ ईयरली कहते हैं जिसमें हम 2 बार कैलकुलेट करते हैं। तीसरा में हमको कह रहा है कि क्वार्टरली जिसमें हम लोग 4 बार कैलकुलेट करते हैं, और चौथा में कह रहा है कि 3 टाइम्स ए ईयर, मतलब कि साल में 3 बार कैलकुलेट। इसका कोई नाम नहीं दिया गया, इसका कोई नाम होता भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। साल में 1 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, साल में 2 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, साल में 3 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, साल में 4 बार कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हमेशा जितना बार कैलकुलेट किया जाएगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। यही कन्वर्जन पीरियड में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ये चौथा जो मंथली जो है, जो चार को जो नियम है वो दर्शाया गया जो कि आपके फर्स्ट वीडियो में है। लेकिन आपको यहाँ इस सवाल में ये जानना है कि जितना ज़्यादा बार हम लोग सीआई को कैलकुलेट करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो कहीं साल में 1 बार, कहीं साल में 2 बार, कहीं साल में 3 बार, सबसे ज़्यादा साल में 4 बार कैलकुलेट किया जा रहा है। तो 4 बार में, इस चारों में से 4 बार में जो कैलकुलेट किया जाएगा वो सबसे ज़्यादा हमारा सीआई इंटरेस्ट बना करके देगा। तो इस सवाल के नियम के अनुसार 36 नंबर का सवाल का ऑप्शन सी नंबर, जिसमें 4 बार कैलकुलेट किया जा रहा है क्वार्टरली के नाम से, वो हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। 36 होता है कंप्लीट। अब एक नया पड़ाव जिसको हम लोग रिव्यू योर कॉन्सेप्ट के नाम से लेवल 2 में है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारा 37 नंबर का सवाल बनेगा। तो इस यहाँ से अब हमारा तो अब हमारा सफ़र यात्रा चालू होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 5 सितंबर का दिन और आज 6 सितंबर के उसके दूसरे दिन को आज हमारा भारत, तो वैसे कहा जाता है कि ये तो त्योहारों का देश है और यहाँ पे पर्व या त्यौहार की कमी नहीं है। उस वजह से उसी चीज़ को लेकर आज भी हमारे सामने एक नया पर्व जिसको हम लोग चौड़चन या कहें तो तीज के नाम से कहा जाता है, और हमारी माँ लोग उनको बनाती है। और इसी चीज़ को लेकर के जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ आज स्कूल में या कहें तो कोचिंग जो था
उस कोचिंग में आज इन्हीं चीज़ को लेकर के छुट्टी दिया गया है, तो इस वजह से हम अपने कोचिंग को आज नहीं जा सके और वो समय आपके साथ हम साझा शेयर कर रहे हैं। तो ये एक टाइम का सही उपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो 37 नंबर का सवाल, अब हमारा सवाल पढ़ा जाएगा, पढ़ने के साथ इस सवाल को बनाते हैं। 37 नंबर का सवाल पढ़ा जाता है। सुषमा डिपोजिटेड 6,500 which amounts to 7,800 in 4 years at simple interest. Have the interest been 2% more per annum, how much would she have received in rupees? तो कहा यह जाए कि सुषमा नाम की लेडी है, वो क्या करती है कि 6,500 रुपीज़ डिपॉजिट या कहीं तो जमा कर रही है, और जमा करने के बाद 4 साल के बाद SI सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे वो अमाउंट 7,800 रुपीज़ बन जाता है। कहा यह जा रहा है फिर कि उस रेट को अगर 2% और बढ़ा दिया जाए तो क्या अमाउंट सुषमा को मिलेगा। सवाल 2 पार्ट में, पहला पार्ट में जो है वो पहला पार्ट में ये कहा जा रहा है कि 6500 रुपीज़ था वो 7,000 लेके कहे तो 7800 रुपये बन जाता है 4 साल के अंतराल में, और रेट उसमें कुछ निर्धारित रहता है और SI की बात होती है। तो ये कहा जाए कि जो रेट पहले था उसमें अगर 2% का रेट को अधिक कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो क्या अमाउंट सुषमा को मिलेगा। तो अमाउंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास तो दिया गया है ये, और P की वैल्यू ये हमारे पास, और रेट की वैल्यू तो ये निकालना है। पहले केस के लिए टाइम पीरियड 4 ईयर की बात है और SI की बात हो रही है। तो सवाल को पहला पार्ट में यहाँ देखते हैं, फिर दूसरे पार्ट में हम लोग चलेंगे। यहाँ का रेट, जो भी यहाँ से रेट निकल के आएगा उसमें 2% ज़्यादा हो जाएगा रेट। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद थोड़ा सोचते हैं कि क्या करना है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अमाउंट की वैल्यू SI प्लस P होती है, और अमाउंट की वैल्यू 700 ये हो गया, और अगर इसमें से P माइनस कर दिया जाए तो ये SI के बराबर हो जाए। यहाँ तो कुछ समझ में आ गया, और P की वैल्यू माइनस कर दिया जाएगा तो कर देते हैं, और SI की वैल्यू यहाँ पे SI की वैल्यू नथिंग बट 1300 रुपीज़ आ जाता है। अब एक और फॉर्मूला जिसे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T कहते हैं, उससे हम लोग R को निकाल लेते हैं। SI की वैल्यू ये हमारे पास, P की वैल्यू ये हमारे पास, R निकालना है टाइम 4 ईयर, और ये 100 कट जाता है। इसको अगर इससे काटा जाए तो 5 बार में कैंसिल होगा, 5 से ये 20 बार में, ये 4 से 5 बार में, और R की वैल्यू अगर आपके सामने देखा जाए तो 5% बन के आता है। R की वैल्यू 5% बन के आता है, जिसमें P 6500 रुपये 7800 या कहे तो 7,800 रुपीज़ बन जाता है 4 साल में। अब ये कह रहा है सवाल का नया पड़ाव कि ये 5% अगर 2% की ओर से बढ़ जाए, कहने का मतलब ये 7% बन जाए तो क्या अमाउंट हमारा बनेगा। तब अमाउंट का जो रुपये या कहे तो रुपीज़ जो बन के आएगा अमाउंट के तौर पे वो क्या होगा। तो कभी भी तो P बदलेगा नहीं, P तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो पहले 4 साल पहले इन्वेस्ट किया गया था, डिपॉजिट किया गया था, वही तो होगा, वो तो उसके अलावा कुछ होगा नहीं। और टाइम पीरियड कह रहा है कि इसी 4 साल में अगर 7%, 4 साल में अगर 7% हो जाए तो क्या मिलेगा। तो बना लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। SI की वैल्यू निकालना है, और SI की वैल्यू के लिए P इंटू R इंटू T बाय 100 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा काला मार्कर, क्योंकि इसमें इंक डालना है थोड़ा सा बस। P की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया, R की वैल्यू तो 7 है और T की वैल्यू 4, यहाँ से कहानी हो जाता है ख़त्म। यहाँ से अगर देखा जाए तो 65 इंटू 28 जो कि SI की वैल्यू आ चुका है, तो इसको और कुछ ज़्यादा लाया जाए, 0251। देख रहे हो लापरवाही की नतीजा।
तो ये बन के आएगा 1820 रुपीज़। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पूछा ये जा रहा है कि हाउ मच वुड सी रिसीव, मतलब वो सुषमा ही नाम था, सुषमा कितना रुपीज़ अपने हाथ में लेगी या कितना रुपीज़ उनको मिलेगा। तो उनको जो रुपीज़ मिलेगा वो अमाउंट वाला मिलेगा, अमाउंट वाला रुपीज़ मिलेगा। तो इसी तरीके से अमाउंट वाला रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि जो पैसा लेंगे उसमें उसको जो पैसा मिलेगा सब चीज़ ब्याज मूलधन या कहे तो जो रुपीज़ वो डिपॉजिट की सब मिला करके एक अमाउंट मिलेगा, जिसका अमाउंट नाम होगा। और वो अमाउंट कैसे निकलता है, SI + P, और ये SI जो है ये हमारे पास ये है, और P की वैल्यू तो आपको मालूम ही है ये है। और इसको अगर देखा जाए तो ये 20 यही रुपीज़ 8,320 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा। तो ये हमारे पास 37 नंबर का सवाल आपके सामने मिलता है। 37 के बाद 38 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 38 को हम लोग बनाते हैं। लेकिन एक शायरी हमको भी तुरंत याद आया, तो वो आपके सामने, वो भी किन्हीं बहुत मशहूर शायर का शायरी है। वैसे तो मेरा एक भी शायरी अपने द्वारा लिखा नहीं गया, हम इससे पहले भी एक और बोले थे, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, तो वो भी किन्हीं का लिया गया था, ये भी किन्हीं का लिया गया। तो हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूँ पैदल में, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चलूँ पैदल में, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। और अगर ये देखा जाए तो ये शायर का नाम शकील आजमी साहब, शायद परहैप्स या कहें तो यही नाम उनका है। तो हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कोई हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, ऐसी मजबूरी नहीं है कि चल सकूँ पैदल में, खुद को गरमाता हूँ रफ्तार में रहने के लिए। तो ये लाइन हमको बहुत अच्छा लगा था, बस ये लाइन कि कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। तो यही हुनर के साथ 38 नंबर का सवाल आपके सामने उपस्थित होता है। कहा यह जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, कैलकुलेट द टोटल डेप्रिसिएशन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। सवाल कुछ कह नहीं रहा है इस सवाल को, या कहते तो इसी तरीके सवाल को हम लोग पहले भी बना चुके हैं। सवाल ये कह रहा है यहाँ पे कि किसी P का वैल्यू या किसी स्कूटर की वैल्यू जो 10,000 रुपीज़ है, और वो कुछ दिन बीतने के बाद उसका जो कॉस्ट है, उसका जो अब कीमत है वो घटते जाता है। ये तो सांसारिक नियम है कि कोई भी चीज़ एक बार बना, दिन ढलने के बाद उसका कॉस्ट या कहें तो उसका प्राइस कम होते जाता है। ये तो नियम। तो उसी तरीके से ये स्कूटर का भी दाम घट जाता है और 2 साल के बाद घट करके कुछ बन जाता है, कोई अमाउंट, कोई रुपीज़ 2 साल के बाद बन जाता है। और जो घटने का जो क्रम है वो 8% पर एनम है। तो हमको बताना है कि 2 साल में घट करके ये कितना रुपीज़ बन जाएगा, घट करके कितना रुपीज़ बन जाएगा। नहीं, अच्छा ये कह रहा है कि घट करके कितना घटेगा, कितना घट जाएगा 2 साल में, ये बताना है। तो अगर देखा जाए 38 नंबर का सवाल, इसमें P की वैल्यू जो कि ये दिया गया है, रेट जो कि 2% से घट रहा है, सॉरी 8% से घट रहा है, और टाइम पीरियड जो कि इसमें 2 ईयर का है। तो ये हमको बताना है कि घटना चाहिए। यहाँ पे एक करेक्शन की जरूरत आपको बताए थे। तो ये सवाल हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आप लोग से जानते हैं कि जो घटेगा वो इस फॉर्मूला के बेसिस पे ये घटेगा, लेकिन घटने का क्रम है, घटने का है डिक्रीज वाला है, जैसे यहाँ प्लस के जगह माइनस आ जाए। अब सवाल को बनाना है हमको पूर्ण रूप से। अमाउंट की वैल्यू देखा जाए तो वो हमको निकालना है, और P की वैल्यू अगर देखा जाए, P की वैल्यू तो ये हमारे पास 1 प्लस
आर की वैल्यू 8/100 और ये 2 हो जाएगा। ये 10,000 इक्वल टू, ये इसको 90/100, इसको भी 92/100 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए 2 0 2 0 2 0 कैंसिल होता है, आगे चल के 92 और 92 का इंटू बन जाता है। और इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा स्क्वायर आपको याद होगा, ये हमारे पास स्क्वायर में 8464 रुपीज़ बन के आएगा, जो कि अमाउंट मतलब अब वो स्कूटर का दाम 10,000 नहीं रहा, बल्कि उस स्कूटर का दाम 8,464 रुपीज़ बन जाता है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि कितना घटा। सब फाइनल प्राइस ये था, घट करके ये बन गया, तो कितना घटा। तो घटा जो वो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस कर देने के बाद हम लोग के पास बन के आएगा, यही बन के आएगा, नहीं बिल्कुल। अब इसका जो बन के आया, जो घटने 2 साल में जो इसका प्राइस घट गया इसका 2 साल में जो प्राइस, वो इतना रुपीज़ ये घट चुका है, मतलब 1536 रुपीज़ ये घट चुका है अपने एक्चुअल प्राइस से, जो कि 2 साल पहले 10,000 रुपीज़ था। 38 का ख़त्म होता है कोई हुनर के साथ, 38 के बाद 39 की ओर हम लोग बढ़ते। 39 का सवाल को देख के उसको बनाने का, 39 का सवाल कह रहा है कि पर्सन बोरोड 8,000 rupees at 2% per annum under SI. The sum borrowed is immediately given to another person at the same rate on the condition that the interest is compounded semi-annually. Find the amount gained by the first person in 1 year. सवाल तो कुछ बड़ा है नहीं। सवाल फिर से यहाँ 2 पार्ट में, सवाल का जो नंबर 39 में सवाल 2 पार्ट में आ गया है। कोई P की वैल्यू, सवाल पहले कह क्या रहा, पहले ये देखते हैं। कोई 8,000 रुपीज़ किन्हीं से लिया गया है, पहला पर्सन दूसरे पर्सन को 8,000 रुपीज़ देते हैं, जिनमें से रेट जो है 5/2% हो जाता है। टाइम पीरियड 1 ईयर के लिए होता है। और जो सेकेंड पर्सन जितना भी रुपीज़ लेते हैं वो थर्ड पर्सन को दे दिया जाता है, जो कि 8,000 रुपीज़ होता है। लेकिन जो पहला का कंडीशन होता है, वो पहला का कंडीशन SI वाला था, लेकिन दूसरे को जो दिया जाता है, मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो बात चल रहा है, यहाँ SI की बात हो रहा था, और यहाँ पे हम लोग के पास सेमी एनुअली की बात हो रहा है। और ये हमारे पास तो अगर देखा जाए तो ये कौन सा होगा, CI की में सेमी एनुअली की बात, मतलब कहे तो साल में 2 बार कैलकुलेट करने के बाद, मतलब हाफ ईयरली की बात हो रही है। तो इन दोनों में ये जो पहला आदमी से सेकेंड आदमी पैसा लिया, सेकेंड आदमी तीसरे आदमी को पैसा दिया, इसमें जो पैसा बना अमाउंट के तौर पे, या इसमें जो अमाउंट के तौर पे, या कहे तो इसमें जो इंटरेस्ट बना, दोनों में क्या अंतर है। बेसिकली सवाल यही पूछ रहा है हमारे सामने, और ये हमारे पास यही पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है, या कहे तो थर्ड पर्सन को कितना रुपीज़ ज़्यादा मिला, तो ये ज़्यादा होगा और ये इंटरेस्ट यहाँ कम होगा, तो सेकेंड पर्सन को ज़्यादा रुपीज़ मिलेगा। मतलब कहे तो सेकेंड पर्सन को कुछ न कुछ बचत होगा, उसी बचत को बताना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के बीच जो इतना कार्यक्रम हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे P की वैल्यू 8,000, R की वैल्यू 5/2%, टाइम जो है वो 1 ईयर का, मात्र 1 साल में रुपीज़ यहाँ से वहाँ से यहाँ चले आता है। SI की वैल्यू देखा जाए तो ये हमारे पास 5 × 1/100 और 2 जो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 2 0 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 4, तो कहने का मतलब SI की वैल्यू 200 रुपीज़ बन जाता है। मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में जो SI की जो इंटरेस्ट की बात होता है वो 200 रुपये का होता है। अब चलते सेकेंड केस में, जहाँ पे थर्ड पर्सन
सॉरी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकेंड आदमी थर्ड आदमी को पैसा देता है। यहाँ पे फर्स्ट आदमी सेकेंड आदमी को पैसा दिए थे। यहाँ पे सेम अमाउंट है तो ये हो जाएगा, रेट भी तो सेम है ही, टाइम भी तो सेम है ही। तो हमको ये बताना है कि एक नियम जो कि सेमी एनुअली की बात है उसको देखा जाए। सेमी एनुअली में क्या होता है आपको मालूम है कि सेमी एनुअली में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें रेट जो है वो अब रेट दोगुना हो जाता है। सॉरी रेट जो रेट आधा हो जाएगा और टाइम जो है वो दोगुना हो जाएगा। तो सेम यही काम करेंगे, ये रेट जो 5/2 है अब ये 5/4 हो जाएगा, हाफ होकर के जो टाइम 1 था अब टाइम 1 × 2 करने का मतलब 2 ईयर हो जाएगा, या कहीं तो 2 बार कैलकुलेट किया जाएगा साल में। तो यहाँ पर से हम लोग निकालते हैं CI की वैल्यू। तो CI की वैल्यू अगर देखा जाए तो पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 + R/100 और ये n - P, ये CI का पूरा फॉर्मूला होता है, ना कि अमाउंट का फॉर्मूला। P की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 + R 5/400, 4 नीचे शिफ्ट हो गया, n दो माइनस यहाँ पे 8000। यहाँ अगर देखा जाए तो 8000 इक्वल टू, इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 80 हो जाएगा, और 80 + 1 81/80 और 81/80 और -8000। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होता है। इस 8 से इसको कैंसिल किया 10 बनाया जाएगा, और इस 10 से हम लोग इसको कैंसिल 5, इसको 4 बना देते हैं। और अगर देखा जाए तो 81 का जो स्क्वायर अगर देखा जाए तो 6501 होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या होगा। 01 64 16 8। अच्छा थोड़ा सा गलती हो गई, अच्छा कोई बात नहीं। बात है कि स्क्वायर को भी हमको याद किया हुआ बहुत दिन बीत चुका है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो 6561 हमारा यहाँ हो जाता है स्क्वायर, और ये इसको 5 से इंटू करना है ना, इसको 5 से इंटू करना है। 5 3 हो जाएगा, 2 ये आ चुका है, और इसको इस 4 से डिवाइड करना है। अच्छा ठीक, अब हमारा सवाल 30, इसको 4 से डिवाइड करना है, सीधा 4 से डिवाइड किया जाता है 8 हो जाएगा, 8 और 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 और ये जाएगा 1 और ये जाएगा 25। अच्छा हम सोचे क्या यहाँ करें कैलकुलेशन, सीधा मुंह से कर लेते, तो यहाँ पे बन जाएगा 8201.25 और यहाँ 8000 तो माइनस हो ही रहा है, और फाइनली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25 पॉइंट यहाँ पे 201। कहने का मतलब जो दूसरा नियम था, जो दूसरा CI देने का जो प्रावधान था, उसमें हमारा ये रुपीस, ये इंटरेस्ट बन के आता है 201 रुपीज़ 0.25 पूरा बन के आता है। फर्स्ट पर्सन जो दूसरे पर्सन को देता है तो उसमें से 200 रुपया का इंटरेस्ट बनता है, और दूसरा पर्सन जो तीसरे पर्सन को देता है उसमें 201.25 रुपीज़ का इंटरेस्ट बनता है। तो सवाल में यही कहा रहा था कि जो दूसरा आदमी तीसरे आदमी को दे रहा है और जो पहला आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है, और बीच में जो दूसरा आदमी जो आ रहा है उसको कितना रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, तो इसमें से इसको माइनस किया जाएगा तो फ़ायदा बता दिया जाएगा। तो गेन अर्न बाय सेकेंड पर्सन इज, तो यहाँ से ये -200 और ये हमारे पास 1.25 रुपीज़ बन के आएगा, जो कि फाइनल रुपीज़ हमारा हो जाएगा। आंसर मिलाने की बारी 39
ऑप्शन नंबर हमारा सी है। सॉरी लाइट चला गया, लेकिन यहीं तक वीडियोज़ हमारा रहेगा। 35 और सॉरी कौन था 39 का जो सवाल है हमारे पास वो ऑप्शन सी तक ही लास्ट रहेगा। 39 के बाद हमारा 40 नंबर के सवालों की ओर कल से बढ़ेंगे। बाय बाय। अब क्या करें, लाइट चला गया तो क्या किया जाना चाहिए। यही तो जीवन है कि जब तक यारा सांस रहेगी तब तक चलते जाना है।